हेलो एवरीवन, मैं विजय चंद्रा आप सबका आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग वाणिज्य गणित पर दो लेक्चर में बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग तीन चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहला सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और बचत खाता, ठीक, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आज बारी है टैक्स के बारे में, कर के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक पीएससी 2012 से लेकर के 2020 तक के पीएससी के मेंस मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन 40 नंबर का है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है और जस्ट लास्ट ईयर जो है 8 नंबर का क्वेश्चन करेंट अपडेट से पूछा गया था। तो इन तीनों क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ टैक्स के टॉपिक पर। तो यहाँ पर दो चीज़ों की इंपॉर्टेंट है, उन दो चीज़ों को पहले समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे टैक्स के बारे में। देखिए, ये सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अगर टैक्स के बारे में देखेंगे तो आयकर टॉपिक का नाम है। क्यों पढ़ते हैं आयकर? देखिए, कभी ना कभी आपको इस चीज़ से सामना करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कर विभाग। अगर यहाँ पर आप टैक्स नहीं भी दे रहे हो, देखो कई प्रकार का डायरेक्ट भी टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो हम लोग सामान परचेस करते हैं, कोई छोटा छोटा बिस्किट विस्किट है ना, कुछ भी सामान, तो उसमें इंक्लूडिंग आर टैक्स लिखा रहता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर आपका इनकम एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। तो इसी के बेसिस पर ये टॉपिक का नाम है ना। टॉपिक के बारे में चर्चा करना है कि आपका अमाउंट कितना होगा तो कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये हर साल वैरी करता है, मतलब इसका रेट कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके हिसाब से हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारे हिसाब से है, जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं चीज़ों को टच कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल जानकारी आपको टैक्स के बारे में कोई सीए ऑफिसर ही दे सकता है, या फिर कोई जो सीए की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। आपको अगर कोई प्रश्न आता है हमारे मेंस मुख्य परीक्षा में, सीजी की मुख्य परीक्षा में, तो आपको आपका अप्रोच क्या रहेगा वो अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ, और वही आपको अप्रोच से क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं दो तीन चीज़ों को मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करूँगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप भी आप लिख सकते हो, तो वो सारा चीज़ें हम लोग देखेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे आपको डेटा कैलकुलेट करना है और क्या आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, ठीक। तो ये सारा थ्योरी है, थ्योरी को आप साइड में रखिए, और जो पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ से, यहाँ कर अगर आप देख पा रहे होगे तो एक यहाँ पर है सरचार्ज, अधिभार। ये क्या चीज़ है इसके बारे में पहले चर्चा करता हूँ मैं। ये सरचार्ज क्या होता है, अधिभार क्या होता है और कब लगता है। देखिए, हम ये दो चीज़ें हैं, एक सरचार्ज और एक है एजुकेशनल सेस, ठीक। ये दोनों ना टैक्स ऑन टैक्स है, कर के ऊपर कर लगता है, लेकिन कब लगता है इनके बारे में देखेंगे। ये सरचार्ज, इसके बारे में पहले बात कर रहा हूँ, जिसको अधिभार बोलेंगे हम लोग। अगर आपका इनकम एक अमाउंट से बहुत ज़्यादा है, एक प्रॉपर एक लिमिट है, उससे अगर ज़्यादा है ना, तभी आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, जैसे अभी करेंट डेटा की मैं बात करूँ, तो यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तब जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स के ऊपर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, और वो हर साल चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10%, हो सकता है वो नया करंट के हिसाब से चेंज हो जाए। तो ये क्या है, अधिभार क्या है, कितना इनकम है, इनकम पर डायरेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यदि इनकम आपका 50 लाख से ऊपर का है तब तो आप अधिभार दोगे, तब तो आप सरचार्ज दोगे, ठीक है। पहला पॉइंट कि क्या है, मेन इनकम कितना है एकदम। अगर आपका इनकम मान लीजिए 60 लाख है, तो 60 लाख है तो 60 लाख पर आपको टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा, जो टैक्स पड़ रहा है उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एक प्रॉपर लिमिट से यदि ज़्यादा है ना, तभी आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिला है, 3 क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, उन तीन क्वेश्चन में कहीं पर भी व्यक्ति की इनकम 50 लाख से अधिक नहीं है। तो 50 लाख से अधिक नहीं है मतलब आपको किसी क्वेश्चन में सरचार्ज जो है नहीं निकालना है, अधिभार आपको कैलकुलेट करके नहीं देना है। क्लियर हुआ? सरचार्ज किस पे लगता है?
जो भी टैक्स पटा रहे हैं उस टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगेगा, उसको वो सरचार्ज होगा। और कब लगेगा टैक्स के ऊपर टैक्स? अगर आपका इनकम 50 लाख से पर ईयर ना, एक साल में अगर नेट प्रॉफिट आपका 50 लाख से ऊपर है तब आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। और किस रेट से देना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में या तो मेंशन करके रहेगा या फिर आपको करंट डेटा के हिसाब से उसको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं 10% लिखा हूँ तो हो सके क्वेश्चन में 10% दिया रहेगा तो टैक्स के ऊपर आप टैक्स पटाओगे। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है इसमें? शिक्षा उपकर। ठीक, एजुकेशनल सीज, ये क्या चीज़ है? एजुकेशनल सीज क्या है इसके बारे में देखिए। एजुकेशनल सीज भी ना टैक्स ऑन टैक्स है, ये टैक्स ऑन टैक्स है। तो ये दोनों में क्या अंतर है इसको पहले देखेंगे, लेकिन पहले शिक्षा उपकर को पहले समझते हैं। तो देखिए ये क्या है? टैक्स ऑन टैक्स है। ये भी मेन इनकम कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई भी इंसान अगर वो टैक्स पटा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको उसको एजुकेशनल सेस देना पड़ेगा। अगर वो 5,000 भी अगर टैक्स पटा रहा है तो भी उसको एजुकेशनल सेस देना पड़ेगा। मतलब आपकी इनकम कितना भी हो, अगर आप टैक्स के दायरे में आते हो, अगर आप टैक्स पटाने वाले के हिस्से में आते हो और अगर आप टैक्स पटा रहे हो तो उसका जो भी टैक्स पटेगा, जितना भी आपको टैक्स देना है उस टैक्स का 3% 4% जो है शिक्षा उपकर देना पड़ता है, एजुकेशनल सेस देना पड़ता है सेस। अभी करंट में कितना है एजुकेशनल सेस? अभी करंट में 4% है। और ये जो 3% लिखा हूँ ये सन 2007-8 के बारे में है। ठीक है, पिछला डेटा का है। लेकिन अगर करंट पूछा जाए तो करंट में आपको 4% देना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए आप पर अगर आपने 1,000 रुपये टैक्स पटाया तो अगर 1,000 रुपये अगर आपका टैक्स है, शुद्ध टैक्स, तो उसका 4% निकाल लो। 1,000 का 4% आप निकाल दीजिए। तो 1,000 के लिए 4% निकालते हो मतलब आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टैक्स है ना उस टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसी को बोलते हैं एजुकेशनल सेस। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है? सरचार्ज या फिर अधिभार और शिक्षा उपकर, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि कोई भी इंसान जो टैक्स पटा रहा है उसको शिक्षा उपकर देना कंपलसरी है, लेकिन जो टैक्स पटा रहा है उसको सरचार्ज या फिर अधिभार देना जरूरी नहीं है। अगर एक अमाउंट से ज़्यादा इनकम है उसका तभी उसको अधिभार देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो टैक्स पटा रहा है तो कंपलसरी है शिक्षा उपकर देना। ओके, और दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या चीज़ है कि ये जो शिक्षा उपकर में जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, मान लिया जाए जितना भी है 3% 4% के हिसाब से गवर्नमेंट को आप लोग टैक्स पड़ रहे हो, उस टैक्स का कुछ अमाउंट शिक्षा उपकर में जा रहा है। तो गवर्नमेंट जितना भी शिक्षा उपकर से जो पैसा आएगा, ठीक, उस पैसे को सिर्फ वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ही खर्च करेगी। अदर किसी भी डिपार्टमेंट में खर्च करने का उसको अधिकार नहीं रहेगा। अगर शिक्षा उपकर से कोई पैसा जा रहा है, जितना भी शिक्षा उपकर से किसे टैक्स बन कर गया शिक्षा के हिसाब से, तो शिक्षा के फील्ड में खर्च किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा फील्ड जो प्राइमरी लेवल रहता है उस पर किया जाता है। ठीक, और दूसरा चीज़ जो अधिभार देते हैं, जो सर्च चार्ज हम लोग पे करते हैं, तो ये सर्च चार्ज पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सर्च चार्ज को, अगर सर्च चार्ज के रूप में अगर कोई अमाउंट आ रहा है गवर्नमेंट के पास तो वो गवर्नमेंट अपने से किसी भी फील्ड में उसको खर्च कर सकती है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड होना चाहिए। शिक्षा उपकर को सिर्फ शिक्षा विभाग में खर्च किया जाता है, जबकि अधिभार जो पैसा आता है, अधिभार के रूप में जो पैसा आता है उसको गवर्नमेंट किसी भी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट या फिर किसी भी फील्ड में खर्च कर सकती है। तो ये दो चीज़ों को याद रखेंगे कि टैक्स ऑन टैक्स कौन चीज़ें हैं? शिक्षा उपकर और दूसरा अधिभार। एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा होगा तभी हमारा अधिभार लगेगा, लेकिन यदि आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको शिक्षा उपकर वहाँ पर देना कंपलसरी है। चाहे आप 2 रुपये क्यों ना टैक्स पे कर रहे हो तो 2 रुपये का भी आपको शिक्षा उपकर वहाँ पर देना पड़ेगा। तो शिक्षा उपकर सबके लिए कंपलसरी है और अधिभार एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा इनकम वालों के लिए कंपलसरी है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन फील्ड में खर्चा होता है ये आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पर फ्री देती है ना। आपका जो नेट प्रॉफिट रहता है उसी पर टैक्स लगता है जी। आप खर्चा उर्चा किराया उराया सब चीज़ काट करके, सब चीज़ छोड़ करके जो आपका शुद्ध प्रॉफिट बचेगा उसी पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। और उस टैक्स में भी अगर आपने कुछ सराहनीय कार्य किया है तो वो चीज़ क्या होगा, उस चीज़ पे छूट मिलेगा। जैसे यहाँ पर कुछ का नाम है, ये सब मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, आपको इसको रट के जाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आयकर में छूट बोले हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें आयकर में छूट मिलता है। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर कोरोना काल में यदि आप मुख्यमंत्री राहत कोष या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष में यदि आप कोई अमाउंट डोनेट करते हो, राशि दान करते हो, तो वो उस राशि पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। इसी के अलावा अगर आप कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, जैसे LIC वगैरह करते हैं, LIC क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है, भविष्य में 10 साल बाद की, 5 साल बाद की, 20 साल बाद आपको इतना सेविंग हो पाएगा, तो उन चीज़ों पर अभी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। तो ये सारा चीज़ ना क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहे हो, LIC खरीद रहे हो, NSC खरीद रहे हो, ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सब चीज़ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर याद रखने वाला, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक प्रॉपर अमाउंट से भी अगर ज़्यादा आपने इन चीज़ों में खर्च कर दिया तो फिर एक लिमिट तक ही गवर्नमेंट छूट देती है। उस लिमिट का निर्धारण हर क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा। अगर नहीं मेंशन रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 लाख रुपए मान के चलिएगा। मतलब आप 1 लाख रुपए तक दान दक्षिणा या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र जो NSC बोले हैं, या फिर LIC वगैरह, या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष, तो ऐसे जगहों पर अगर आपने कुछ किया है, कुछ डोनेट किया है, चैरिटी दिया है ना, किया हुआ है, तो एक लाख से अगर ऊपर होता है तो 1 लाख के ऊपर के अमाउंट पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, जबकि 1 लाख से नीचे के अमाउंट पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है। दूसरा चीज़ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर आपने कहीं पर डोनेट किया है, दान किया है, और अगर वो राशि, उस राशि पर अगर 100% छूट लिखा है प्रश्न में, जो कि लिखेगा क्वेश्चन में ना, 100% यदि छूट लिखा है तो वो जो है उस 1 लाख के एरिया में नहीं आएगा, उसको अलग से आपको मेन अमाउंट से, मेन आपके इनकम से उसको माइनस करना होता है। जैसे एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कैलकुलेशन में भी करूँगा क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे कि मान लिया जाए आपने इधर LIC किया, ठीक है, LIC किया, प्रधानमंत्री राहत कोष में आपने दान किया, यूलिप लिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट में आपने इन्वेस्ट किया, तो ये सब मिला करके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इन सब मिला करके 1 लाख रुपए होता है। इन सब मिला करके 1 लाख रुपए होता है। या फिर एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए नहीं, ज़्यादा लेते हैं इसको, ये सब करके मान ले जाए यहाँ पर होता है आपका 1,30,000 रुपये होता है। ठीक है, 1,30,000 रुपये का आपने इधर उधर किया, जो कि चैरिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो इस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर ये अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले पर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कम वाले पर टैक्स आपको नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे 1,30,000 है तो 1,30,000 पूरा छूट नहीं होगा, 1 लाख तक छूट होगा। अब बाकी जो 30,000 बचता है, इस 30,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चाहे 30,000 रुपये आपने किसी मतलब धर्म के लिए काम किया है या फिर किसी की सेवा भावना के लिए काम किया है, तो भी इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा चीज़, अब क्वेश्चन में से लिखा रहेगा, मान ले जाए आपने इधर उधर करके 1,30,000 रुपये खर्चा किया है, और ये इसी क्वेश्चन में अलग से मेंशन है कि आपने 20,000 रुपये किसी अनाथालय में दान किया है, जो कि 100% छूट है। 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये इस 1,30,000 में काउंट नहीं हुआ है। मैं अलग से 20,000 रुपये बता रहा हूँ जो कि चैरिटी में दान किए हैं या फिर आपने किसी अनाथ आश्रम में दान कर दिया है, और जिस पे आगे लिखा है 100% छूट, तो ये 20,000 रुपये ना इस 1,30,000 में इंक्लूड नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1,30,000 का 1 लाख तक छूट मिलेगा, 30,000 के पीछे आपको इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो 20,000 रुपये है, इस 20,000 रुपये को डायरेक्ट आप इनकम से माइनस कर दोगे। अगर कोई चीज़ लिखा है कि 100% छूट, 50% छूट, तो उसका जितना भी अमाउंट है, 100% मतलब टोटल अमाउंट, और 50% मतलब उसका आधा अमाउंट, तो जितना भी अमाउंट है उसको मेन इनकम में आपको माइनस करना होगा। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। वही स्टेप्स आप क्वेश्चन में जब तक नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, आयकर की गणना, ठीक है, कैसे करेंगे, जो भी व्यक्ति का इनकम है उसको क्या करना होगा, निकालोगे, उसमें जितना कटौती हो रहा है ना, कुल टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जितना उसमें कटौती हो रहा है, मतलब LIC खरीदा है, जीवन बीमा कराया है, जो भी कराया है उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर वो एक
1 लाख से ज़्यादा है तो ज़्यादा पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, कम राशि को उसको घटा देंगे। तो देखिए तीसरा चरण क्या है, कुल आय में से सभी प्रकार की कटौती को घटाकर योग्य कर की गणना करते हैं। उसके बाद दी गई दर के अनुसार अलग अलग रहता है भाई ना, अभी चेंज हुआ है, अभी करंट में चेंज हुआ है। 2 क्वेश्चन जो पिछले डेटा के हिसाब से आया है, तो क्वेश्चन में या तो मेंशन करेगा और मेंशन नहीं करेगा तो पर्टिकुलर ईयर का नाम लेगा कि उस ईयर के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति का इतना इनकम है तो बताइए उसको कितना टैक्स पे करना होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी देखने के लिए मिला है ना। और पिछले 2 क्वेश्चन में मेंशन था टैक्स, मतलब कर की दर, मतलब 2 लाख से 5 लाख तक कितना कर लेगा, 5 से 7 तक कितना कर लेगा, ऐसा करके जो भी टैक्स निकलेगा उस टैक्स का आपको 2%, 3%, 4% जो भी वहाँ पर दिया रहेगा, प्रश्न में मेंशन रहेगा, उसके हिसाब से आपको एजुकेशनल सेस लेना पड़ेगा और जो भी टैक्स है सबको जोड़ करके आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ थ्योरी में अच्छा लग रहा है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही लिया हूँ। देखिए आप 40 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हटते हैं, क्वेश्चन देखने में ताकि हेल्प मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हाँ जी, ये आप क्वेश्चन पूरा फॉर्म में, ये देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, CGPSC मेंस 2012 का क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओके, आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वालिटी एकदम हाई करके देखना आप लोग। देखिए राम सिंह की मासिक आय 98,500 रुपये प्रति माह है। ठीक है, राम सिंह की मासिक आय 98,500 रुपये प्रति माह है, गृह भाड़ा भत्ता छोड़कर। उसे अन्य स्रोतों से रुपये 15,000 रुपये की आय हुई। उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये दान दिया। लिखा है 100% छूट, ये इंपॉर्टेंट है, 100% छूट। कौन, जो 20,000 रुपये दान दिया है उस पर 100% छूट। आगे लिखा है वह अपने भविष्य निधि में प्रति माह 6500 रुपये अंश दान देता है और प्रति तिमाही 6,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम अदा करता है। उसने रुपये 10,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र भी क्रय किया है। ये जितना भी है ना, ये सब छूट के दायरे में आएगा। ठीक, क्रय किया है। वह प्रति माह 10,200 रुपये की दर से 11 माह तक आयकर अदा कर चुका है। उसके द्वारा 12वें माह में अदा किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर की गणना में निम्न का प्रयोग करें। देखो लिखा है पहला पॉइंट, बचत में यह जितना भी खरीदा है ना कुछ चीज़ें, बचत में 1 लाख रुपए की सीमा तक 100% तक छूट, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आयकर की दरें क्वेश्चन में सारा चीज़ क्वेश्चन का ही हिस्सा है, क्वेश्चन में मेंशन है 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना है। 2 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक उसको 10% टैक्स देना है। ठीक है, मतलब 2 लाख से अधिक होगा तो 10% लगेगा। वहीं पर यदि 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक उसको 20% टैक्स देना है। उसके बाद अगर 10 लाख 1 रुपए से अधिक है तो उसे कुल 30% का टैक्स देना है। इसके बाद और आगे दिया है प्रश्न पे, आयकर का 3% शिक्षा उपकर, ये 3% जो टैक्स ऑन टैक्स है ना उस पर लगेगा। एजुकेशनल सीज जिसको बोलेंगे, ये क्या है, टैक्स ऑन टैक्स लगेगा। शिक्षा कर, शिक्षा उपकर कितना लगेगा वो ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं समय कम लगे करके मैं यहाँ पर पहले से फॉर्मेट तैयार किया हूँ जी। ठीक है, पहले से हम लोग फॉर्मेट देख चुके हैं, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखते जाइए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आप क्या फॉलो करोगे, टोटल उस व्यक्ति की मासिक आय दिया है, उसका वार्षिक आय निकालना है। तो देखिए 1 माह में कितना कमाता है। हाँ जी, 1 माह में, यहाँ पर फिर से मैं अपने आप को स्टार्ट कर रहा हूँ। जी, ये हो गया हमारा मासिक आय निकालना है। देखो
कितना है मासिक आय, एक सेकंड रुक जाइए, सेटअप डाउन ले लीजिए। हाँ, मासिक आय, वह मासिक एक माह में कितना रुपए कमा रहा है, एक माह में कमा रहा है 98,500 रुपये। ठीक, तो प्रति माह, तो साल भर में कितना होता है 12 माह, तो 12 माह में कितना कमाएगा गुणित 12, 12 माह में कितना कमाएगा गुणित 12, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर 11 लाख, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा एक सेकंड मिटाते दीजिए इसको, ये यहाँ पर स्पेस बनाना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना है उसका मासिक आय, मासिक आय है, छोटा लिख रहे हैं, है ना, 98,500 इंटू क्या करेंगे 12, तो ये मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, उसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर इसको गुणा करेंगे तो ये आने वाला है यहाँ पर 1182, ये स्पेस का प्रॉब्लम जा रहा है जी, चलिए इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर कितना आएगा, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को समय बचे, 118200, चाहो तो कर भी सकते हो कैलकुलेशन, है ना। तो कितना आ जाएगा 11,82,000, हाँ 11,82,000, ये एक जीरो और ओके। ये टोटल उसका मासिक इनकम को ईयरली में बदल दिए, इतना आएगा। अन्य स्रोतों से आय, अन्य स्रोतों से आय कितना है 15,000 रुपये और कमाता है, तो अन्य स्रोतों से आय कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। तो टोटल उसका इनकम कितना हो जाएगा, टोटल इनकम, कुल आय की बात करूंगा तो कुल आय कितना बोलोगे आप, 15,000 रुपये में क्या कर देंगे 11,82,000, 11,82,000 रुपये को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 15,000 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 11,97,000, 11,97,000 रुपये। ठीक, तो वह व्यक्ति एक साल में कितना कमा रहा है 11,97,000। देखिए उसका इनकम 50 लाख से कम है, इसलिए शिक्षा अधिभार नहीं लगे, सॉरी सरचार्ज जो है, अधिभार जो है नहीं लगेगा। अब आगे देखिए, प्रोविडेंट फंड, ये 20%, ये 20,000 रुपये दान दिया है ना, इसको लास्ट में देखना, या फिर डायरेक्ट आप कटा सकते हो, डायरेक्ट आप कटा सकते हैं अगर, है ना, डायरेक्ट कटा सकते हैं। देखिए कैसे कटाएंगे, यहाँ पर जो दिया है 1 लाख कितना है 11,97,000, ये 20,000 रुपये को क्या कर रहा है वो दान दे रहा है, और उस पर 20 पूरा 100% छूट है। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस यहीं पर कर सकते हो, नहीं तो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ना, या फिर चाहेंगे तो सीधा माइनस कर दो जी। माइनस करें कितना आएगा, 20,000 रुपये को सीधा माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, चेंज कर रहे हैं पॉइंट, देखो तो क्या होगा, ये 11,97,000 रुपये में आप 20,000 रुपये को माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि दान कर रहा है और इस ये 100% छूट है, 100% छूट है, तो ये किसी के एरिया में नहीं आएगा। और ये कितना हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 11,77,000, तो 11,70,000 रुपये उसका नेट इनकम है जिस पर उसे टैक्स देना है, और कहीं पर 100% छूट नहीं दिया है, तो 100% छूट है, उसको सीधा माइनस कर दो आप, 11,70,000 पर अब टैक्स की गणना होगा। अब उसमें से देखिए सॉरी, उसमें से देखेंगे क्या दिया है, वह भविष्य निधि में 6500 रुपये अंशदान करता है, प्रोविडेंट फंड में ना, कितना अंशदान किया 6500 रुपये, तो ये हो जाएगा कितना, वह अपने भविष्य निधि प्रति माह 6500, एक माह में 6500, तो 6500 रुपये एक माह में, तो 12 माह में कितना, मतलब साल भर के लिए आप निकाल लोगे, 6500 गुणित 12 कितना आ जाएगा, ये 78,000, इतना हो जाएगा। इतना रुपये सिर्फ भविष्य निधि में जमा कर दिया, प्रति माह बोला है ना, एक माह का 6500 रुपये, इसलिए 12 से गुणा किया गया है। और प्रति तिमाही 600 रुपये जीवन बीमा, 6,000 रुपये प्रति तिमाही, 6,000 रुपये जीवन बीमा करता है, तो 6,000 रुपये तिमाही, तो एक साल में कितना यार, एक साल में 4 तिमाही, तो 6 चौक 24, दिया जाए कितना 24,000 रुपये उसका LIC हो गया। आगे बढ़िए, उसने 10,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र, 10,000 रुपये का क्या किया है राष्ट्रीय बचत पत्र, जो कि एक ही खरीदा है, तो ये हो जाएगा ठीक 10,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 10,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र। अब ठीक है, तो और कुछ थोड़ी खरीदा है और कुछ नहीं खरीदा है, ठीक है, तो अब इतने को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 112,000, ठीक है, तो कितना आ गया,
ये 1,12,000 आ गया, 1,12,000 आ गया। अब इस 1,12,000 में से कितना छूट है? अधिकतम छूट देखिए 1 लाख रुपए तक 100% छूट। तो इसमें से 1,12,000 में से ना 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा, जो 12,000 बचेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना छूट रहेगा? तो यहां पर देखिए टोटल इनकम कितना है उसका, टोटल इनकम है उसका जिस पर टैक्स लगना है 11,70,000। इस 11,70,000 रुपए में आप 1,20,000 को माइनस नहीं करोगे, 1 लाख तक ही आपको फ्री मिलेगा। तो आप 1 लाख रुपए को यहाँ पर घटा दोगे। तो 1 लाख रुपए को यदि आप घटाओगे तो ये कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 10,70,000 रुपए आपके पास हैं जिस पर आपको टैक्स देना है। 10,70,000 रुपए पर आपको टैक्स पे करना है। यहाँ तक कवर हुआ क्या? देखिए क्या किए हैं, 98,500 रुपए उसका एक माह का इनकम है, तो 12 से गुणा करेंगे तो उसका इनकम बन जाएगा 11,82,000 रुपए। वह इधर उधर से और जुगाड़ करके कितना कमा रहा है? 15,000 रुपये कमा रहा है। तो 11,82,000 रुपये उसका कमाई आया और 15,000 रुपये और आया, टोटल कितना हो गया? 11,97,000 रुपये उसका टोटल इनकम है, नेट प्रॉफिट है, ठीक, टोटल इनकम। अब उसमें से वह क्या कर रहा है? 20,000 रुपये को दान दे रहा है और उसमें लिखा है कि 100% छूट। तो वो 100% छूट है ना, इसलिए डायरेक्ट 20,000 रुपये को मैं उसके इनकम से माइनस कर दूंगा। तो अगर उसके इनकम से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 11,97,000 माइनस कर देंगे 20,000 रुपये के, तो 11,70,000 आ गया। अब ये जो इनकम है 11,70,000, इस पर उसको टैक्स देना है। तो उसके बाद अब क्या किया है? अब ये ना कुछ खरीदा है, तो खरीदी बिक्री किया, उसका हिसाब किताब कर लेंगे। तो भविष्य निधि में कितना खरीदा है? तो एक माह में 6500 रुपये अंश दान देता है भविष्य निधि में ना, तो एक माह का 6500, तो 12 माह कितना हो जाएगा? 78,000। उसी प्रकार से 6,000 रुपये प्रति तिमाही के हिसाब से वो क्या कर रहा है यार? जीवन बीमा प्रीमियम अदा कर रहा है, LIC। तो एक 3 महीना का 3 महीने का 6,000 है, तो एक साल में कितना 3 महीना आएगा? 4 जोड़ा, तो 24,000 रुपये वहाँ हो गया। और 10,000 रुपये क्या किया है? राष्ट्रीय बचत पत्र परचेस किया है। तो इस हिसाब से इन तीनों का अमाउंट होता है 1,12,000 रुपये। तो 1,12,000 रुपये को छूट के राशि में नहीं गिनेंगे। मैक्सिमम कितना छूट? 1 लाख तक। 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको 1,12,000 रुपये में सिर्फ 1 लाख तक डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपको वहाँ पर छूट नहीं मिलेगा। तो 1 लाख तक डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए 1 लाख को घटा दिया हूँ। किस में? जो टैक्स देने वाले थे। कितने में देने वाले थे? 11,70,000 में। तो 11,70,000 में अगर आपने 1 लाख को घटा दिया तो कितना आ गया? 10,70,000 आ गया। अब आगे, अब यहाँ पर देखिए टैक्स की दर क्या है? टैक्स की दर है कि यहाँ पर है टैक्स की दर, क्वेश्चन को इधर जी, टैक्स की दर क्या है? 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है ना, 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। तो यहाँ पर 0 से 2 लाख तक कितना टैक्स लगेगा? तो 0 से 2 लाख तक टैक्स जो है 0 लगेगा, नहीं लगेगा। टोटल इनकम कितना है? देखो 10,70,000 रुपये में ना 2 लाख रुपए पर नहीं लगेगा। तो 10,70,000 में यदि आप 2 लाख को घटा दोगे तो कितना बचेगा उसके पास? 8,70,000 बचेगा। अब उस 8,70,000 जो बचा है उसमें से 3 लाख पर, 3 लाख क्यों बोल रहा हूँ? देखिए 2 से 5 के बीच में जो है, 2 से 5 के बीच में कितना आएगा? 3 लाख ही तो आएगा। तो इस 3 लाख पर कितना % ब्याज बनेगा, मतलब कितना % टैक्स लगेगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी राशि रहेगा उस पर 10% ब्याज। तो 2 से 5 लाख के बीच में कितना राशि है? 3 लाख, तो इसका 10%। तो 3 लाख का 10% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा जी? 30,000 रुपये। ठीक, 30,000 रुपये क्या रहेगा? उसका इंटरेस्ट बनेगा। ओके, आगे 10% ना जी। उसके बाद देखिए आगे कितना था, कैलकुलेट करते रहना माइंड में ना। देखिए 10,70,000 में से 2 लाख पर बिल्कुल ब्याज नहीं बनेगा, मतलब कितना बन गया है? 8,70,000। उस 8,70,000 में से 3 लाख पर कितना % टैक्स मिलेगा? 10%। तो 8,70,000 का 3 लाख को घटा दीजिए, कितना बचेगा? अब 5,70,000। अब यहाँ पर देखेंगे 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना % टैक्स पड़ेगा उसका? 20%। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है? 5,70,000 बचा है। उस 5,70,000 में से 5 लाख पर कितना इंटरेस्ट लगेगा उसको, या फिर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। तो 5 लाख का 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक, अब कितना पैसा बचा है उसके पास? 77,000 और बचा है। वो 77,000 10 लाख से ऊपर के कमाई में आएगा। तो 10 लाख से ऊपर की कमाई आएगा तो 77,000 पर कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको? 77,000 पर देखिए 10 लाख से अगर ऊपर है इनकम तो 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी 10 लाख से ऊपर है। तो 10 लाख से ऊपर में सिर्फ 77,000 आ रहा है, तो 77,000 का 30% यदि आप निकालते हो, ठीक है जी, 77,000 का 30% आप, कुछ रॉन्ग है क्या? ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसमें 30% निकाल के दिखाइए तो 30%, तो ये 0 0 कैंसल, माइंड में क्या चल रहा है ना मेरा, 0 0, 7 या 21 और 7 या 21 और 2 23, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। एक मिनट, इसको स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, स्पेस छोटा, ये ऐसा है। इसको थोड़ा सा बेसिक से कैलकुलेट करते हैं, देखते जाइए। 77,000 ही है ना, हाँ 30% ना, 30% को ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, देखते जाओ। ये आ जाएगा हमारा 30 बटे कितना, 100, 0 0 0 0 कैंसर, ऐसा, ठीक है। ये शून्यम शून्यम और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21, ओके, और 7 या 21 और कितना, 21 और 2 23, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 23,100, 23,000 कितना आ जाएगा ठीक, चलिए अब देखिए कुल कितना कर है, तो कुल कितना कर मिला है। स्टार्टिंग में उसको 30,000 रुपये कर मिला था, कर देना था मतलब, प्लस 1 लाख प्लस 23,100 रुपये। तो इन सब को जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 00 00, यहाँ से थोड़ा स्पेस, ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूँ, देखते जाइए, है ना, कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, सिंपल जोड़िए ना, 1 लाख प्लस 30,000 तो 30,000 हो जाएगा, और ये 23,000, तो 23 और 23 कितना, 53। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1,53,000 और ये 100 रुपये, ऐसा 1,53,000 रुपये क्या है टोटल, उसको टैक्स देना है। अब इस 1,53,000 रुपये का शिक्षा उपकर कितना लगाना है, 3%। यहाँ पर स्पेस की कमीकरण लिख रहा हूँ मैं, 1,53,000 रुपये, 1,53,100 रुपये का 3% शिक्षा उपकर देना है। तो 3% ये कितना आ जाएगा, ये निकाल लीजिए। तो ये आने वाला है 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 15 तिया कितना, 45, ये 4,593 रुपये और मिलेगा। तो शिक्षा उपकर 3% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 4,593 रुपये और देना पड़ेगा। तो कुल कितना टैक्स है, तो कुल टैक्स के चक्कर में क्या रहेंगे आप, इसको जोड़ना पड़ेगा, 4,593 रुपये प्लस कितना आ जाएगा, 153,100, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कर दीजिए, जोड़ के देखिए, तो ये 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा, और ये 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 5 आएगा, ये 1 आएगा। तो उसको टैक्स रूप में कितना देना पड़ेगा, 1,97,693 रुपये देना पड़ेगा, इतना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वह क्या कर रहा है, हर महीने, अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए वह हर महीने कितना दे रहा है, प्रति माह 10,200 रुपये। ये देखिए 10,200 रुपये क्या कर रहा है, वो टैक्स पटा रहा है हर महीने। तो 10,200 रुपये के हिसाब से उसको एक साल में वह कितना टैक्स दे डाला होगा, उसको देखते हैं, ठीक है। 10,200 रुपये के हिसाब से वह एक साल में कितना टैक्स दिया होगा, तो 10,200 रुपये के हिसाब से एक साल में 11 महीने तक दिया है, तो गुणित 11 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 शून्यम 11 शून्यम 11 दूने 22 और 11 एकम 11, तो वह कितना हो जाएगा, वह दे दिया है, उसने पटाया है कितना, 1,12,000 रुपये वह टैक्स ग्रुप में दे चुका है। कितना पेड कर चुका है, 1,12,200 रुपये वह टैक्स ग्रुप में दे चुका है। तो टोटल कितना देना है उसको, टोटल देना है 5, इतना देना था उसको, 1,57,000, 1,57,693 रुपये उसको टोटल पे करना है, 693 रुपये टोटल पे करना है। उसमें से माइनस क्या कर दोगे, उसमें से माइनस कर दीजिए आप
1,12,200 रुपये को आप माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस होगा तो कितना देना है उसको, 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, पूछा गया था 2014 CGPSC 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है ये, इसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो क्या दिया है प्रश्न, आकाश की मासिक आय 75,000 रुपये है, वह PF अर्थात भविष्य निधि के लिए 3500 रुपये प्रति माह जमा करता है। आकाश ने साल में LIC की 25,000 रुपये तथा PPF की 15,000 रुपये की किस्त भरी। साथ ही आकाश ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपये 100% छूट तथा अनाथालय में 16,000 रुपये जिसे 50% छूट भी दान किए। यदि आकाश अपनी मासिक आय में से पिछले 11 महीनों में 8,000 रुपये आयकर देता है तो उसे साल के अंत में कितना आयकर देना होगा। आयकर की दरें क्या क्या हैं, 0 से 2 लाख तक कोई कर नहीं देना है, 2 लाख से 5 लाख तक 10% देना है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% देना है और 10 लाख से ऊपर के लिए 30% देना है। साथ में शिक्षा उपकर कितना देना है, 3% का शिक्षा उपकर देना है। चलिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे, देखिए है ना। आकाश का वेतन से कुल कितना आए हैं, तो वेतन से कुल आय की यदि बात करेंगे हम लोग तो कितना मासिक कमा रहा है, एक महीने में वह कमाया है कितना, 75,000 रुपये। क्वेश्चन थोड़ा सा और नीचे कर रहा हूँ ताकि दिख जाए, हाँ ठीक है। एक महीने में कितना कमा रहा है वो, एक महीने में 75,000 रुपये कमा रहा है। तो इस हिसाब से 12 महीनों में वह कितना कमा लेगा, तो 12 शून्यम 12 पंचे 60 और 12 के बाद 12 से 84 कितना आ जाएगा ये 9 लाख रुपए। ठीक है जी, कितना कमा लेगा, 9 लाख रुपए आने वाला है। तो उसका कमाई कितना है, 9 नहीं, एक सेकंड, हाँ 9 लाख रुपए, ठीक है। चलिए उसका कमाई कितना आ गया, 9 लाख रुपए आ गया है। अब कर में छूट कितना कर में छूट मिलेगी ये निकालना है। तो देखिए पीएफ में कितना बटा रहा है, 3500 रुपये, कितने प्रति माह, तो 3500 रुपये एक माह के लिए है। तो 12 माह के लिए कितना हो जाएगा, 3500 गुणित 12 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 42,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद LIC कितना किया है, LIC किया है 25,000 रुपये का, तो डायरेक्ट है, कोई उसे मासिक नहीं है, तो 25,000 रुपये को सीधा स्पष्ट लिख दीजिए। ओके, उसके बाद पीपीएफ का कितना किस्त भर रहा है, 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये में भी वही है पीपीएफ, तो क्या लिखेंगे 15,000 रुपये। ओके, इन तीनों को जोड़ेंगे ABC, इन तीनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना, 82,000 रुपये। ठीक, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 82,000 रुपये। अब आगे देखिए अनाथालय में कितना दान कर रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ। अनाथालय में कितना दान कर रहा है, अनाथालय में वो दान कर रहा है कितना, 10,000 रुपये, नहीं प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर रहा है 10,000 रुपये। तो प्रधानमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपये दान किया, जो कि 100% छूट है। तो चाहो तो आप इस 10,000 रुपये को डायरेक्ट मेन इनकम से घटा सकते हो। ओके, तो इसको 10,000 को घटाएंगे। और अनाथालय में कितना दान कर रहा है, अनाथालय में 16,000 रुपये दान कर रहे हैं, लेकिन 16,000 रुपये का 50% ही छूट है। तो 16,000 रुपये का 50% कितना होगा, तो 16,000 रुपये का 50% होगा 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये ही उसको मेन डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, 8,000 रुपये उसको मेन डिस्काउंट मिलेगा। तो करते क्या है हम लोग, अपने सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना 10,000 रुपये 100% छूट, ये 8,000 रुपये क्या है 8,000 रुपये पर ही 100%, क्योंकि 16,000 का आधा कितना 8,000 रुपये, तो 18,000 रुपये। तो मेन उसका इनकम से आप 18,000 रुपये डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो अगर 9 लाख में अगर आपने 18,000 रुपये डायरेक्ट माइनस किया तो कितना बचेगा, उसमें बचेगा 8 लाख कितना 82,000 रुपये। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना उसको छूट योग्य राशि, देखो कुल छूट योग्य राशि क्या है ये देखते जाइए ना। यहाँ पर वो 82,000 रुपये का कुछ खरीदा है, ये ले लेंगे। ठीक, इसको माइनस करना है क्योंकि ये 1 लाख से कम है, ये सीधा माइनस हो जाएगा। और साथ में 10,000 रुपये और 8,000 रुपये दोनों माइनस होगा। तो कुल कर योग्य राशि की यदि मैं बात करूं तो कितना कर योग्य राशि देना पड़ेगा। उसका इनकम था 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए में वो क्या, उसको माइनस क्या करना है, 82,000 रुपये को माइनस करना है। साथ में किसको माइनस करना है, ये 10,000 रुपये को ही माइनस करना है।
और साथ में किसको माइनस करना है, ये 8,000 रुपये को ही माइनस करना है, ठीक है ऐसा। तो ये 8 18 82 कितना डायरेक्ट कितना आ गया, अगर इसकी हिसाब किताब करेंगे तो 8 लाख रुपए आएगा। 8 लाख रुपए उसको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, इस मतलब टैक्स इतने रुपए इतने राशि पर लगेगा। अब देखिए 8 लाख में से 2 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब अब 6 लाख पर टैक्स लगेगा। 6 लाख में से 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख के बीच में 10%, तो 2 से 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख रुपए अमाउंट आएगा। तो इस 3 लाख का आपको क्या करना है 10%, तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। देखिए टोटल था कितना 8 लाख, समझ रहे हो। 8 लाख में से 2 लाख पर बिल्कुल नहीं देना है, 2 लाख छूट, तो किस पर देना है, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 लाख। अब इस 6 लाख में से 3 लाख पर 10% लगेगा, तो कितना बच जाएगा, 3 लाख घटा दोगे तो 3 लाख बचेगा। तो इस 3 लाख अब बचा है। अब आगे चलिए 5 से 10 के बीच में 20%, तो 5 से 10 के बीच में कितना इनकम बचा है उसका 3 लाख। तो ये जो और 3 लाख बचा है इस 3 लाख का क्या कर दोगे आप 20%, ठीक। तो ये कैंसल, कितना आ जाएगा 3 लाख का 20% 60,000 रुपये, ठीक है। 3 लाख का 20% कितना आ जाएगा 60,000 रुपये। तो उसे देखो कुल कितना 2 लाख तक छूट जीरो, 2 से 5 के बीच में अर्थात 3 लाख का 30,000 रुपये ये, और यहाँ पर प्लस, ठीक। ठीक कितना 60,000 रुपये, और कितना आ गया 60,000, कितना होगा टोटल 90,000 रुपये उसको टैक्स देना है। 90,000 रुपये टैक्स देना है। अब टैक्स के ऊपर 90,000 का 3% फिर निकालेंगे शिक्षा उपकर, तो 90,000 का 30% कितना हो जाएगा जी, सॉरी 3% ना, 90,000 का 3% ऐसा, ये 0 0 कैंसल, 9 होती है कितना 2700 रुपये उसको एज अ शिक्षा उपकर देना पड़ेगा। तो कुल कितना टैक्स हो गया, तो पहले 90,000 रुपये, और 90,000 रुपये में क्या कर देंगे हम लोग 2700 रुपये को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यार 92,700 रुपये, ठीक। 92,700 रुपये उसको क्या करना है टोटल टैक्स देना है। देखिए वह एक महीने में कितना पटाता है 8,000 रुपये, एक महीने में कितना पे कर चुका है एक महीने में वह पे कर चुका है 8,000 रुपये। तो इस तरह से 11 महीने तक कितना पेड किया है 11 88,000 रुपये पेड कर चुका है। देखिए पटाना कितना है 92,700 रुपये देना है, उसमें से 88,000 रुपये क्या कर चुका है वो पेड कर चुका है। तो कितना बचेगा उसके पास, तो उसके पास बचेगा 4700 रुपये। 4700 रुपये उसको 12वें माह में देना है, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। 4700 रुपये आकाश को साल के अंत में देना पड़ेगा। यहाँ पर एक लाइन लिखना लास्ट में 4,700 रुपये आकाश को वर्ष के अंत में उसको एज अ टैक्स के रूप में देना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है इस क्वेश्चन पे कि आप जो भी निकाल रहे हो इसमें यह देखना है कि कितना % छूट है। यहाँ पर एक बार देखो, ये देखो यार, अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कितना इनकम आया था जो छूट योग्य 82,000 रुपये आया था, तो 82,000 रुपये को आपको माइनस करना है। अगर ये 82,000 रुपये 1 लाख से ज़्यादा रहता, अगर ये 82,000 रुपये 1 लाख से ज़्यादा रहता तो आप क्या करते, 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख तक को माइनस करते। अब 1 लाख से कम है ना तो सबको माइनस कर दोगे, ठीक। और जो 100% छूट है उसको डायरेक्ट मेन इनकम से आपको माइनस करके निकालना होता है। डायरेक्ट मेन इनकम से माइनस करोगे। मेन इनकम कितना था उसका 9 लाख, 9 लाख में 10,000 को डायरेक्ट माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि वो सीधा कितना है 100% छूट है। और 16,000 रुपये में से 8,000 को क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि वो 50% छूट है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को बना सकते हैं। ओके, अब आपको मैं लास्ट में अब आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूं जो अभी आया था 2019 के पेपर में, ठीक है, CGPSC 2019 का आई थिंक क्वेश्चन जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या खेला है वो गेम, अभी क्या है मैक्सिमम लिमिट कितने का है 10 नंबर के हैं, है ना, तो ये 8 नंबर में पूछा गया था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट कर दिया है, अगर आप करंट से जुड़े हो तब तो ये प्रश्न बनेगा, और करंट से नहीं जुड़े हो तो प्रश्न ये आपसे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके पहले 2 क्वेश्चन मैं जो करवाया हूँ आपको, उन 2 क्वेश्चनों में क्या था, आपको टैक्स का कर दिया था, मतलब 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख ऐसा करके आपको टैक्स पे कर दे रखा है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें टैक्स पे कर नहीं दिया है, वो आपको क्या करना है, निकाल के रखना चाहिए। टैक्स पे कर जो है निकाल करके रखना था। देखो तो टैक्स पे कर कैसे कैसे लिख लेगा किसी कार्यालय के एक कर्मचारी का वार्षिक वेतन 12 लाख रुपए है, नेट प्रॉफिट नेट इनकम कितना है 12 लाख रुपए, उसको मकान किराया भत्ता नहीं मिलता, मतलब उसको कैलकुलेट नहीं करना है, अगर मिलता है तो उसको माइनस करते, उसकी कुल बचत भी नहीं है, कोई सेविंग भी नहीं कर रहा है, मतलब एलआईसी उलासी कुछ नहीं खरीद रहा है। यदि उसकी आयु 45 वर्ष हो तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, मतलब 2019 के हिसाब से जो टैक्स पटाते हैं उसके हिसाब से उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये निकालना था आपको। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कर की दर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ इस क्वेश्चन पे तो देखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना पड़ेगा कर्मचारी का वार्षिक वेतन, यहाँ पर हल लिख सकते हो आप ऐसा, कर्मचारी का वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन कितना होगा कर्मचारी का, वार्षिक वेतन होगा 12 लाख, दिया है क्वेश्चन में। ठीक, मकान किराया नहीं छोड़ता। तो अब देखिए दो रहता है, एक 60 साल से कम उम्र के लिए अलग टैक्स रहता है और 60 साल से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए टैक्स दर अलग रहता है। तो व्यक्ति क्या है 60 साल से कम है, 45 वर्ष है, तो जो 60 साल से कम वाले जो टैक्स दर है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग एक लाइन में 2019-20 के अनुसार 2019-20 के अनुसार 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए, कम आयु के लोगों के लिए कर की दर या फिर आयकर की गणना, ऐसा आयकर की गणना के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं क्या टैक्स। तो कैसे देखो क्या है पहला पॉइंट, इसमें था 2.5 लाख रुपए तक, ये नया अपडेट है ना, इसके पहले क्वेश्चन में मैं 2-2 लाख ले चल रहा था, 2.5 लाख तक आपको जो है ना कर जो है नहीं देना पड़ता है, कोई कर नहीं, एकदम शून्य। ठीक दूसरा चीज, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख लिख रहा हूं ना, 5 लाख तक है, तो उस केस में यहाँ पर आपको 5% देना पड़ेगा। ये अभी और चेंज हो चुका है, आप अगर नेट खोल के देखेंगे, सर्च मारेंगे तो ये अभी 21-20 के हिसाब से, मतलब 21-22 का चेंज हो चुका है। 2021 में टैक्स रेट बदल चुका है, या फिर 20 में है ना, ये 19 के हिसाब से है। ओके, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख, अगर 5 लाख से 10 लाख तक निकालते हो तो यहाँ पर 10% आपको टैक्स पे करना है, नहीं 10 नहीं सॉरी 20% है। ठीक, उसके बाद 10 लाख रुपए से 10 लाख से यहाँ पर ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा होगा तो कितना देना पड़ेगा आपको, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। और शिक्षा उपकर कितना है, शिक्षा एजुकेशनल से शिक्षा उपकर की बात करूँ तो मैं 4% है, ये इतना आपको इंफॉर्मेशन लिखना था टैक्स रेट के हिसाब से। ठीक अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन का। तो उसका अगर देखो 8 नंबर का है, स्पेस की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको। टोटल उस व्यक्ति का कितना इनकम है उस व्यक्ति की इनकम है 12 लाख, उस 12 लाख में से स्टार्टिंग के 2.5 लाख पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, 0%। अब 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट आता है, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आता है 2.5 लाख रुपए। इस 2.5 लाख पर कितना % ब्याज बनेगा, तो इस 2.5 लाख पर उसको 5% ब्याज बनेगा। अब 5% ब्याज मतलब ये है ना, कितना कर देना वो निकाल रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको स्वीट एंड शॉर्ट बनाना है। अब 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख रुपए। तो इस 5 लाख रुपए पर कितना % उसको ब्याज मिलेगा, तो उसको 20% ब्याज मिलेगा, मतलब 20% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए 12 लाख था स्टार्टिंग का, 2.5 लाख तक कोई नहीं, अगले 2.5 लाख अर्थात 5 लाख तक हो चुका है, उसके बाद फिर 5 लाख मतलब 10 लाख हो चुका है। अब कितना लाख बचा है, अब बचा है 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख बचा है, इस 2 लाख पर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इस 2 लाख पर जो बचा है उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा कितना, 60,000 रुपए। 60,000 आएगा क्या, ठीक है। 30%, 10 लाख से ज़्यादा तो 12 लाख, 2 ही लाख तो बचा है। ठीक, ओके, चलिए सबको जोड़ते हैं, कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा। यहाँ पर 00, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये कितना आएगा, 1 लाख रुपए, 1,72,000। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है 1,72,500 रुपये। अब हमको शिक्षा उपकर भी देना है, तो यहाँ पर यदि बात करेंगे शिक्षा उपकर की, तो शिक्षा उपकर कितना हो जाएगा, 1,72,500 रुपये का कितना परसेंट है, 4% है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6,900 रुपये। तो इस तरह से कुल आयकर, कुल देय कर, कितना कर उसको देना पड़ेगा कर के रूप में, 1,72,500 रुपये में आप 6,900 रुपये को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1,17,9,400। ठीक, इतना रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ तक आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है और लेंथ स्पेस की कमी है। तो अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जानना चाहता है कि ये निकालना है कि नहीं निकालना है। ये चीज़ को अगर आप मेंशन करते हो तो आपके मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी मेंशन करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 60 साल से ऊपर के लिए टैक्स कर अलग है, 60 साल से नीचे के लिए अलग है ना, और अभी 2000 जो करंट में चल रहा है वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक बार फिर से देखिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्या कहीं पर मिस्टेक थोड़ी ना है। तो यहाँ पर आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग बनाइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक इनके बारे में चर्चा करूँगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट के थ्रू कि अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।